क्लास व्हेन आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर आई टोल्ड यू कि अब से स्टार्ट कर दो जो पीछे किया है इट्स ओके। यस मैम। उसको नया समझो और मतलब आज से कमर कस लो कि भैया ये चैप्टर तो हाथ से जाने नहीं देना, ठीक है। यस मैम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहता है ये? इट इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, it is the branch of the chemistry which deals with interconversion of electric energy and the chemical energy, electric energy and the केमिकल एनर्जी। मतलब ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो ये इन दोनों टाइप की एनर्जी का ना एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करेगा। तो बेटे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब आप पूछोगे कि मैम इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे ना जब 9th-10th में होते थे, एक क्या कह लेते थे, एक बीकर बोलते थे, उसमें इलेक्ट्रोड्स के थोड़ एनोड लगे हुए हैं, उसमें से करंट पास करते हैं, तो दैट इज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी मींस केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो बेसिकली ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का, ठीक है। आप जब भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना है तो वी यूजुअली डू इट इन द टू सेपरेट हेडिंग्स। द वन इज कॉल्ड एज अ बच्चा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको याद रखना, इसी में से तुम्हें पेपर में आना है, इस चैप्टर में यही फेमस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? that can be used to convert what to what? That can be used to convert the chemical energy into electric energy. Chemical energy into electric energy. Into electric energy. जो chemical energy को electric energy में convert करता है, that is called as a electrochemical cell. या आप ऐसे बोल सकते हो कि we pass the electricity. We pass the electricity. हम इसमें से, अच्छा केमिकल एनर्जी है ना पहले, तो पहले क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होता है और फिर करंट प्रोड्यूस होता है, और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन द करंट इज प्रोड्यूस। सिंपल लैंग्वेज ये है, ठीक है। तो याद रखना बेटे, जो पहले लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रो, ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जो केमिकल एनर्जी है वो रिएक्शन हमारा इसमें कन्वर्ट करता है इसको। मतलब सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूस क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यही हमारे सिलेबस में है, इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? देखो बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, which convert the electric energy into the chemical energy। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, that is called as a electrolysis। अब इस बात को हमेशा याद रखेंगे, वैसे तो ये हमारे पास 9th में होता था, यहाँ पे इसको बहुत थोड़ा पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे बेटे? इसके बारे में बोलेंगे वी पास द इलेक्ट्रिक करंट, we pass the electric current through the solution, ठीक है, and the chemical reaction occurs, ठीक है। मतलब इसमें उल्टा है, वहां पे क्या होता था, and the chemical reaction occurs, वहां पे क्या होता था बच्चे, वहां पे हमारे पास प्रोड्यूस होती थी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, तब केमिकल रिएक्शन होता है। बस ये तो डिफरेंट एनर्जीज है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल टू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक टू केमिकल।
मुझे ना एक एक पेज का रिव्यू चाहिए। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया या नहीं आ गया। मैम Yes. आ गया। शाबाश। यस और नो? यस मैम। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? हु विल एक्सप्लेन? कैसे करेंगे? मैम किसी और से करा लो मैम। अरे मैंने कौन सा हम किसको आप बोलोगे? यस मानसी। मैम। मानसी यस मैम, बताएगी कि बिल्कुल। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। मानसी। मानसी, ये बड़ी गलत बात है। आ गया तो हम ठीक है, किसी आप और लोग को बोल दो। चलो। और डिम्पल बताएगी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो कौन सा सेल होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो कौन सा सेल होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल सेल। गुड 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 गुड। ठीक है। यस। एंड वन मोर थिंग इज कि चलो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। तो मैंने आपको बोला ना कि आज का टॉपिक कंडक्टेंस है, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा ना एक पेज पे रुकूंगी भी। उससे क्या हो जाएगा कि उससे हमारे पास एक फॉर्मूला की लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। तो वैसे जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा ना, मुझे आप लोग एक बार याद दिला देना, मैं इसका फॉर्मूला की लिस्ट आपके ग्रुप्स में पहुंचवा दूंगी। आपका ग्रुप तो पता नहीं बना है या नहीं बना है, मैं मतलब एडमिन को बोल दूंगी कि वो आपके तक पास ऑन कर दे। ठीक है। यस मैम। तो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, साथ साथ ही लिखने शुरू कर देना। कंडक्टेंस में सबसे पहले आता है बेटे ओम्स लॉ। एंड द ओम्स लॉ स्टेट्स, क्या कहता है ओम्स लॉ? मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। वैसे तो सब बच्चों को आता है, V इज इक्वल टू IR होता है, पर फिर भी बता देते हैं। वोल्टेज या करंट से शुरू करो। ठीक है, इसको ना आप लिख लेना। आई विल स्टॉप हियर फॉर अ व्हाइल, पहले सुन लो पूरा। द R equal to V upon I. द कंडक्टर, करंट पास्ड थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to And potential difference between the two ends of conductor. डिफरेंस को ना वोल्टेज भी लिख देते हैं बेटे। Yes, ma'am. voltage applied across the two ends of conductor, applied across the two ends of conductor। दो ends हैं जो कंडक्टर के, उस पे जो हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल, उससे डायरेक्टली रिलेट करता है करंट। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं। V इज V इक्वल equal to RI. इसमें R हो जाएगा V अपॉन I। V को बोलते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्कुल सही है। I को बोलते हैं करंट, R को बोलते हैं यहाँ पे My resistance of conductor. I को क्या बोलते हैं? My resistance of conductor. इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है OHM, लिखते हैं उसको ओम। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। Ampere. ठीक है। और रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज नोन एज अ करंट। सब बच्चों को पता है ना, I इज इक्वल टू Q बाय T। यस मैम। चार्ज इज करंट। और Q को क्या लिखते हैं? N इंटू E। N का मतलब क्या होता है बच्चे? N का मतलब Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E का मतलब होता है चार्ज ऑन चार्ज। यस इलेक्ट्रॉन। मैम। कितना चार्ज होता है बताओ मुझे? Now 1.6 into 1.6 into 10 raised to 10 power raised power minus minus 90. कूलम। ठीक है। तो कई बार न्यूमेरिकल ऐसे आता है कि आपको यहाँ पे ना ये वैल्यू करंट के की चार्ज की फॉर्म में भी भरनी होती है। कई बार चार्ज भी नहीं दिया होता, फिर N नहीं लगाना होता है, इसलिए मैंने एक ही प्लेस पे सारे फॉर्मूले लिख दिए। रेसिस्टेंस क्या होता है? Now resistance. होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो करने में जो रुकावटें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन Offered by my conductor to flow the electric current. हाँ, टू द फ्लो ऑफ करंट। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन है क्या? स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं वायर में? नहीं, बेसिकली ये होते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स। जब कोई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के करंट क्रिएट करना चाहता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, जब कोई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के करंट कैरी करना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसे रिपेल कर देता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स क्रिएट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपके सॉल्यूशन की बात हो तो हम बोलेंगे इंटर आयोनिक कोलिजन्स। ठीक है, इस पेज को फिर भी मैं 1 मिनट के लिए वेट करती हूँ, आप इसको नोट करो। मैम ये एक बार रुकना। रेजिस्टेंस वाला पार्ट फिर से रिपीट कर देंगे आप? बिल्कुल कर देंगे। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे पास वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन कितनी आ रही है। मतलब जब आपका करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने में एक्चुअली में आपके पास क्या रुकावटें आ रही हैं। होना तो ऐसे चाहिए कि करंट को एकदम से फ्लो हो जाना चाहिए, है ना, बट करंट के फ्लो होने में कुछ रुकावटें आती हैं जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात है कि जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है उसका रीजन क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्शन का रीजन ये होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट। रीजन इसका ये होता है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, तो वो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, इसलिए जो आपके पास ये करंट में के क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है ना। मैं इसकी अगर डायग्राम बनाऊं ना, रुको, इसकी डायग्राम ऐसे बनाऊंगी। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे पहुंच के करंट कैरी करना चाहिए था, पर ये ऐसे पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, ये क्या करता है आपका, ये साथ वाला इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया तो ये ऐसे 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 जिगजैग मोशन इसका होने लग जाता है रिपल्शन के कारण, ये आगे नहीं पहुंच पाता। इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम रिपीट करा दो, बाय तो मेरे को फोन आ गया था। को बेटे उसमें रिपीट मैंने कुछ कराया ही नहीं है। जिस टाइम आपको फोन आ गया था किसी बच्चे ने रिपीट ही करने को बोला था, जो पहले बताया था वही है। ये तो किसी बच्चे ने बोला था रिपीट कर दो, रेजिस्टेंस क्या होता है वो बताया, मुझे पहले आपको बताया होगा। सेकंड है बेटा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। मैम 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जल्दी से। कोशिश किया करो अपने हाथ से फॉर्मूले लिखा करो, ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट मत हो बेटे। यस मैम। जितने हाथ से लिखते हैं ना फॉर्मूले, आज भी ट्रेडिशनल तरीके तो कभी भी नहीं गए पढ़ने के, वही नहीं बेस्ट मैम, वे है। वो मैं आपसे समझ रही थी ना तो मैंने नोट नहीं किया उस टाइम। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ आना चाहिए अल्टीमेटली। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस मैम एक लेंथ पर डायरेक्टली और एक क्रॉस प्रोपोर्शनल टू सेक्शन एरिया। लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। यस मैम। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है। और याद रखना इस बात को बेटा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिर एल बाय ए आ जाएगा। जब आप इसको मैम आर हटाओगे इक्वल टू तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी आप इसको बोलते थे कहाँ पे, जब आपका होता था फिजिक्स में, ज्यादा इसको रेसिस्टिविटी ही बोलते हैं। केमिस्ट्री में रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, पर इसके लिए एक और टर्म भी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है क्या, तो जो आपकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उसका क्या फॉर्मूला निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चा, रो की वैल्यू निकालना ऊपर वाले फॉर्मूले से। R इंटू ए बाई एल नहीं आ गई बेटा, यस मैम। इसको इधर ले जाओ ना, ए नीचे है, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई एल। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। इतना समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। नाम बताओ क्या क्या दिए थे, व्हाट मैम? किस क्या नाम दिया है इसको, रेसिस्टेंस को, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी।
अब ये तो Yes, तुमने ma'am. उसका एक यूनिट कैलकुलेट किया, अब इसकी डेफिनेशन देखें बेटे। मान लो मेरे पास एक ना कंटेनर है, बीकर बोल दो, है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई सोल्यूशन पड़ा है, दिस इज अ सोल्यूशन। इस वाले सोल्यूशन में जो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स है वो 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, गॉट इट और नॉट। तो ये दो चीजें, ये ना मैं आपको अगर, क्योंकि हम लोगों ने तो ये प्रैक्टिकल करवाए हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं इसके प्रैक्टिकल कंडक्टेंस के, तो ये पता कैसे होता है, आपने मार्कर देखा है? यस मैम। Yes, ma'am. मार्कर को ना मतलब उसका आगे वाला लिड वगैरह वो निकाल दो, रिफल वाला जैसा जो होता है जिससे लिखते हैं पॉइंटर, उसको अंदर से एम्प्टी कर दो और मार्कर को थोड़ा सा मोटा कर दो, उससे अंदर से हॉलो हो जाएगा ना, तो उसके उसके बीच में 2 ऐसे मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, पत्तियां, और उसके पीछे ना मार्कर के पीछे एक वायर लगी हुई है जिसको पीछे से प्लग इन कर देते हैं कंडक्टेंस के ऑपरेटर में। तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो मेटल की पत्तियां लगी हुई है ना, उनके बीच में अपने आप ही डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होता है, और ये इतनी पतली होती है कि उनका एरिया जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कुछ करना नहीं होता, इस चीज को बोलते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को, कि ये कंडक्टेंस सेल की कंस्ट्रक्शन है। कंडक्टेंस सेल मतलब तुम मान लो कि मोटा मार्कर जिसको आप सॉल्यूशन में डिप कर दोगे ना जब, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आगे जाके रीडिंग आ जाएगी, जैसे हमारा एसी का स्टेबलाइजर नहीं होता यस जिसके मैम। ऊपर रीडिंग नहीं आती है रेड कलर से लिखी हुई, या किसी भी चीज का स्टेबलाइजर जहाँ पे रीडिंग आती है आजकल तो मतलब आप देखते हो ना उसके ऊपर मतलब आउटपुट जहाँ से दिखाई देती है, तो वहां पे क्या होता है ना, कंडक्टेंस की रीडिंग आ जाती है। मतलब आजकल इतना वो है कि आप कोई ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रोड नहीं प्लेस करता, वो सिंपल एक अपरेटस ही होता है, बस एक मोटा सा मार्कर जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, उसको डिप कर दो, उसके पीछे जो वायर है उसकी लीड लगा दो कंडक्टेंस के ऑपरेटस में, तो जब आप लीड लगा दोगे तो उसकी रीडिंग वहां पे आ जाएगी, ठीक है। यस मैम। यस ये ऑटोमेटिकली ये चीजें एडजस्ट होती हैं, आपको कुछ करना नहीं है। आप दिमाग में सोच रहे होगे ना कि मैडम इतनी कम 1 सेंटीमीटर की पास कैसे रख देंगे उसको, तो वो बना बनाया आता है। तो पिछले वाले फार्मूले में देखो, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल है ना बेटे, आर का फॉर्मूला हो गया ओम, एरिया का फार्मूला हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का फार्मूला हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो आपका आंसर आ गया ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अगर हमारे पास, ये तो मैंने पीछे बता दिया वैसे, ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ जाए, तो रो क्या हो जाएगा, आर, Rho equal to, ma'am. हाँ रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा ना, 1 ma'am. का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो आप इसकी डेफिनेशन पता पेपर में कौन सी मार्क करोगे, कि जो तुम्हारी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस is equal to resistance of the solution, specific resistance is equal to resistance of the solution when area of cross section is 1 centimeter square and distance of separation between the 2 electrodes, and the distance of separation between the 2 electrodes is 1 centimeter। अगर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। यस Yes, सर। ma'am. हैविंग यूनिट डायमेंशंस, इसे भी लिख सकते हैं, यूनिट डायमेंशंस क्या है बेटे नीरज? Yes. Yes, ma'am. इसकी definition the resistance of conductor having unit dimensions. हाँ कह सकते हो इसको, वैसे ना L बाय ए बोलते हैं सेल कांस्टेंट, यूनिट डायमेंशंस भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है। यूनिट डायमेंशंस का मतलब हो गया कि जो तुम कंडक्टेंस सेल ले रहे हो ना उसमें L बाय ए की वैल्यू 1 है, वो Yes, ma'am. नो प्रॉब्लम, ठीक है। यूनिटी डायमेंशंस यूनिटी ये भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट वुड आल्सो बी करेक्ट। चलो इसको समझ में आ गया आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना?
नो मैम। No, ma'am. ये गड़बड़ तो नहीं करोगे ना फॉर्मूला जब पेपर में आया? नो मैम। तो अभी हम कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं? 2 टॉपिक पे आ चुके हैं ना। पहले वाले पे तो हमने पढ़ा सिंपल ओम्स लॉ, दूसरे जिसमें भी छोटे छोटे फॉर्मूले इंक्लूड किए। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ बेटे। तीसरे नंबर पे आ गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल होता है जी। ठीक है, कंडक्टेंस मतलब देखो जितना इजीली करंट फ्लो होता है ना उस चीज को कंडक्टेंस बोलते हैं। तो अगर आपका रेसिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट है ना, तो कंडक्टेंस क्या आ गया? द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। ईज वर्ड आप इजीली मानते हो ना, इजीली बोलते हो ना वर्ड, कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है। तो ईज टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो करने में जितनी ईज है, जितनी इजीली होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टेंस। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि रेसिस्टेंस बता रहा था कितनी रुकावट है करंट के फ्लो Yes, करने ma'am. में? इसका ये कंडक्टेंस opposite पे है ना? हाँ, शाबाश शाबाश। अब मैंने ना बहुत बच्चे देखे हैं जो क्या करते हैं 12th में, कंडक्टेंस का सिंबल सी लिख देते हैं। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने को जो मर्जी लिख लो, वो तो कौन सा पूछता है तुमसे सिंबल क्या है, वो तो बस आंसर पूछता है न्यूमेरिकल का। अगर मैं कंडक्टेंस का सिंबल सी लिख देते हैं ना, फिर कंसंट्रेशन के सिंबल में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन को सी से लिखते हैं, कंडक्टेंस को जी से लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेटर कि फॉलो आप यही करो। बाकी अगर आपसे बाय मिस्टेक लिख भी हो गया तो ध्यान रखना। Yes, ma'am. कंडक्टेंस जी होता है बेटे, बिकॉज हमने इसको बोला है द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। तो आप इसकी एक डेफिनेशन और भी दे सकते हो कि इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। एग्री करते हो इस चीज से सारे? यस Yes, मैम। ma'am. इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बड़े खुश हो तुम आज फिजिकल में। हाँ, ऑर्गेनिक में इतनी आवाज नहीं आती तुम्हारी। अब मैम देखो, ये फिजिक्स में पढ़ा चैप्टर। अरे नहीं पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं। जब Yes, हम ma'am. लोग ना एक बार हम ऑर्गेनिक कर ली ना, अब जब हम उस चैप्टर को दोबारा देखेंगे, जब हम उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना, फिर हमें लगेगा लो ये तो आसान ही था। Yes, फर्स्ट, ma'am. और मैं ये मानती हूँ पर्सनली, देखो 15 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मजा नहीं आ रहा है, थ्योरी है इसमें। अविनाश, फिर मैं ऑर्गेनिक के रिएक्शन लिखवा देती हूँ। अभी क्या होता है ना बेटे, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि जिस चीज से डर हो ना, या जिस चीज में गलती होने के चांसेस हो, या जिस चीज से दिमाग को परेशानी हो कि मुझे ये मुश्किल लगती है ना, उसे ना टाइम रहते पहले कर लेना चाहिए। आपको पता है जब फाइनल पेपर होता है ना, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, हम जिंदगी में कभी वो चीज नहीं पढ़ते पेपर के पास जो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई। हम किस में कंफर्टेबल होते हैं? जो चीज हमने पहले पढ़ी हुई है बस उसको रिवाइज करते हैं। और तुम मान लेना ये, मतलब कई मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, अच्छे बच्चे भी, मान लो कि वो 15 में से 14 टॉपिक भी गए हैं, तो 14 ही वो रिवाइज करेंगे पेपर से पहले, नया टॉपिक कोई नहीं उठाता। तो अब तुमने वो पहले कर लिया ना ऑर्गेनिक, अब एटलीस्ट कोई तुम्हें स्कूल में बोलेगा ना, तो तुम्हारे पास आइडिया है भाई, हम तो अल्कोहल भी पढ़ के आए हैं, हम हेलो एल्केन भी पढ़ के आए हैं, और हमें ये चीजें आती हैं। जब आप उसको रिवीजन में लेके आओगे, आप मानोगे एल्डिहाइड कीटोन और एमीन्स चैप्टर ना, एमीन्स में 2 या 3 दिन में करा देती हूँ, और एल्डिहाइड 4 दिन में। आप सोचो 7 दिन एक हफ्ते में, अगर डेली पढ़ाएं तो 1 हफ्ता, नहीं तो 2 हफ्ते आपकी क्लास के। ठीक है, उसमें आपकी सारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, तो कितनी बड़ी टेंशन दूर हो जाती है। हाफ ऑर्गेनिक यू हैव डन। तो इसलिए मैं पहले कराती हूँ, चाहे पहले पहले तुमने ये परेशानी भी झेली हो, मतलब तुम्हें ऐसा भी लगता हो क्या है हमें रिएक्शन पढ़ने पड़ रहे हैं, पर ये बेटा करना तो है ही है, या तो छोड़ के गुजारा हो। तो इट इज बेटर कि डू इट लाइक दैट ओनली। इसको कराने में टाइम नहीं लगता, ये तो मैंने फॉर्मूला बनाया, तो मेरे से भी होशियार हो, जल्दी जल्दी लगा दोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? यस मैम। Yes, ma'am. इसलिए बस हिम्मत रखनी चाहिए। बाकी ऑर्गेनिक कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ हमें ये, अगर हम यही बोलते रहेंगे ना मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती, आप मानोगे? मैं चलो एक छोटी सी बात करूंगी, लेट हो रहा है। जो 12th नीट का बैच है ना, उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब देवा सेइंग कि जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक हुआ था ना, तो देवा सेइंग की ऑफलाइन की भी बात है, ऑनलाइन की भी सेम स्ट्रेटेजी है दोनों की। मतलब वो ऐसे बोलते थे कि ओ माय गॉड हमें फिर ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म देखने पड़ेंगे, दिस एंड दैट। तो उनकी ना नीट के पेपर से 1.5-2 महीने पहले पूरी विद रिवीजन ऑर्गेनिक खत्म हो गई। अब मैं ना उनको फिजिकल और इनऑर्गेनिक कराती हूँ, तो जब मैं उनको फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी कराती हूँ ना, वो मेरे से क्वेश्चन उसी का ही पूछते हैं, ऑर्गेनिक का डिस्कशन भी उसी की करते हैं। मतलब उनको इतना ज्यादा वो हो गया ना कि हाँ हमें तो यही पढ़ना है, मीन्स इंटरेस्ट एक डेवलप हो जाता है। और जब किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आप ही 12th नीट की
हाँ जी, मैं 12th मैं सारे बच्चे से लेती हूँ, चाहे नीट है चाहे जेई है। मैम नीट में तो सारी लड़कियां ही है मैम। नहीं, नहीं मैम, मैं बाय द वे कल मिस्टेक से ज्वाइन हो गया तो मैंने देखा सारी लड़कियां ही है। मैंने ना कभी अविनाश इस स्ट्रेटेजी से देखा नहीं है, नाम पढ़े नहीं है, बट जो 12th नीट है उसमें तो हैं बच्चे, साहित्य वगैरह हैं। अब आपके 12th पास आउट वाला, अब ये वाला नीट में मैंने कभी इतना वैसे नहीं किया। ज्यादातर लड़कियां डॉक्टर बन मैं जाती हैं। तुम्हें ना, अच्छा लड़कियां डॉक्टर बनती है देख के बताऊंगी, ठीक है अविनाश? नहीं मैम, लड़के बनते हैं पर उसमें पता नहीं क्या कहाँ से आ गई है वो। It has nothing to do with the gender. It is a matter of personal choice. ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी है चलो मैम। anyhow, हमें लेट हो रहा है, हमारा टॉपिक हो जाएगा, अभी हो गया तुम्हारा दिमाग फ्रेश। तो Theory है। हमेशा लव ऑर्गेनिक, चलो करो स्टार्ट मैम, हाँ करो स्टार्ट मैम। चलो चलो, जी जो था ना, चलो हमने अपना गियर डाल दिया है। ये रेसिप्रोकल ऑफ आर होगा बच्चे, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये तो बहुत आसान हो गया, रेसिस्टेंस होता है ओम, तो ये क्या बन गया, पर ओम बन गया। पर अच्छा हाँ, पर ओम ना, देखो ये ऐसे मैम MHO लिख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। देखो ये ना साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि इसके स्पेलिंग ही उल्टे कर दो, तो ये मो बन जाता इसमें है। और एक इसको सीमंस भी बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको साइमन बोली जाते हैं। ये तो तुम्हारा फ्रेंड थोड़ा है साइमन, ये सिमंस है, उसमें MOO आता है, साइमन जो होता है ये सिमंस है। बाकी चलो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जो दिल करता है करो। तो पेपर मैम जब हम MHO लिखेंगे ना तब इन्वर्स नहीं करेंगे ना, -1 नहीं लिखेंगे ना नहीं, फिर नहीं करेंगे। जब OHM लिखेंगे ना फिर -1 करते हैं। इसमें। तो इसका ना एक फॉर्मूला आता है, वो मैं 4th वाले पॉइंट में बता देती हूँ। आगे है, देखो रेसिस्टेंस के बाद स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आया था, और कंडक्टेंस के बाद आएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अरे अविनाश, जो है वही तो पढ़ाएंगे ना, आगे न्यूमेरिकल है, सारे चैप्टर में थ्योरी थोड़ा है, सिर्फ कंडक्टेंस में है ऐसा। हाँ जी सिमरन, बिल्कुल फर्स्ट टर्म के बाद स्टार्ट कराएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल होता है, देखो 1 डाल के ना C डाल दो इसके साथ। ये के जैसा नहीं है, थोड़ा गोल होता है, और इसको पढ़ते हैं कप्पा। क्या पढ़ते हैं, बोलो जरा इसको 1-2 बार। मैं मैम कप्पा। कप्पा। दिस इज नॉट कापा, दिस इज कप्पा। यस मैम। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है, सही बोलना है। अब Yes, स्पेसिफिक ma'am. कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, देखो ये उसका रेसिप्रोकल होगा अपने भाई का, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। तो इट इज द, बाकी इसकी डेफिनेशन भी बताती हूँ क्या है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, मैं रेजिस्टिविटी। हाँ जी बिल्कुल, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी यस मैम। और रेसिस्टिविटी। अब बच्चा जी क्या था वो, रो, तो 1/रो कर दो। किसको याद है रो का फॉर्मूला, कौन बताएगा बिना अपनी कॉपी से देखे। व्हाट इज रो? Ma'am, rho is equal to RA/L. शाबाश, वेरी गुड। रो इज इक्वल टू RA/L, तो RA नीचे लिख दो और L/RA आ जाएगा। शाबाश। तो L/RA को ना तोड़ दो, 1/R अलग लिख दो, L/A अलग लिख लो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। वैसे तो यही फार्मूला है, ठीक है, पर इसको एक और टर्म वाइज क्या लिखते हैं, कप्पा इज इक्वल टू, जो तुमने 1/R को अलग किया और L/A को अलग किया, तो इनके कुछ नाम है। 1/R का नाम तो तुम जानते ही हो, क्या होगा, G। यस मैम, कंडक्टिविटी। G कंडक्टिविटी, वैसे तो इसका नाम कंडक्टेंस है, पर न्यूमेरिकल में कई बार इसको मिस नंबर यूज कर देता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी Yes, वैसे ma'am. स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं। आपको पेपर में यूनिट से पकड़ना है, मैंने पहले ही बता दी। यस मैम। ये कंडक्टेंस हो गया बच्चे। L/A अभी तुमने बोला था ना सेल डायमेंशंस हैं, तो इसको Yes, ma'am. सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और इस वाले फॉर्मूले से आता है न्यूमेरिकल पेपर में कि कप्पा क्या था, कप्पा को भी लिख लो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो इससे आपको कुछ भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। लेट्स सी द यूनिट्स। यूनिट्स हो गया कप्पा,
इज इक्वल टू G इंटू L बाई A। कौन बताएगा मुझे G के यूनिट? 1/r है ना, पर ओम। Yes, ma'am. हाँ, पर सेल ओम। कांस्टेंट के क्या यूनिट होंगे? सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। एक कैंसिल हो गया तो पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, पर ओम यस को क्या मैम। लिखते हो बच्चों? MHO मतलब उल्टा। मो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो तीनों में से जो भी आपको पेपर में आया उसको टिक लगा देना। ये तीनों एंड नहीं है और है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशन यस बनाएं। मैम। चलो इसकी डेफिनेशन भी वैसे ही बनाएंगे। कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L बाई A। अब देखो मैं एक सॉल्यूशन ले लेती हूँ फिर से। अब इस सॉल्यूशन में मैंने डाल दिया ऐसे, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। वो तो चलो मुझे मतलब नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव का। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और 1 सेंटीमीटर होगा अगर इसका ये जो डायमेंशंस हैं, इसके बीच में लेंथ है मतलब सेपरेशन है, तो ये तो बेटा 1 आ जाएगा है ना, तो G के बराबर आ जाएगा ये। तो इसकी भी डेफिनेशन ऐसे यस मैम। कि जो तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अच्छा एक बात और वहां पे लिख देती हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का एक और नाम होता है कंडक्टिविटी। जैसे स्पेसिफिक Yes, ma'am. रेजिस्टेंस का नाम रेसिस्टिविटी होता है ना, ऐसे ही स्पेसिफिक Ye- कंडक्टेंस का नाम होता है कंडक्टिविटी। Ma'am, it is the reciprocal of कंडक्टेंस इज इक्वल टू, बस पहले दिन ही फॉर्मूले हैं, उसके बाद तो सेल शुरू हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है सेल। इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, conductance of the solution if area of cross section of the two electrodes placed in the solution 1 centimeter apart is 1 centimeter square। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही चीट करके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही चीट करके हमने लिखा है। इसके साथ हम कितने नंबर पे पहुंच गए बच्चा? इसके नंबर साथ हम 5। पहुंच गए 4 नंबर पे है ना, 5 पे आएंगे बिल्कुल सही। यस 5 नंबर क्या देगा? 5 नंबर देगा, मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। ठीक है, ठीक है बेटे। मैम हो गया। अच्छा ठीक है। राधिका एक्चुअली मैं तो हर एक टॉपिक के बाद नोट्स कर देती हूँ आपके। आपको या तो मतलब अभी नहीं हो रहे हैं या शुरू से नहीं हो रहे हैं, वो आप एक बार ना एडमिन के साथ कर लेना, बिकॉज आपका जब लेक्चर खत्म होगा मैं तो उसी टाइम वो कर देती हूँ। ठीक है, मे भी कुछ ना कुछ इशू आ रहा होगा, एक बार आप आज की क्लास चेक कर लेना फिर उसके बाद बता। ठीक है बेटे, यस मैम। चलो हम आगे चले 5 नंबर पे। इसका है यस मैम। मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को ना बहुत बार न्यूमेरिकल में मोलर कंडक्टिविटी लिखा होता है, मिसनोमर है वैसे, ये ऊपर वाला नाम सही है। मोलर कंडक्टिविटी को देखो, आपने ना अभी तक जो लैम्डा पढ़ा ये वाला पढ़ा, ये वाला लैम्डा इलेक्ट्रो, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आयन के लिए यूज करते हैं है ना, ये वाला लैम्डा आयन के लिए होता है, ये वाला लैम्डा होता है सॉल्ट के लिए, इसको हम सॉल्ट के लिए बोलते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस में जो आपका लैम्डा सॉल्ट के लिए यूज होता है वो वाला लिखेंगे और इसके पैर में मोलर का एम कर देंगे। इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज द conducting power of all the ions produced by dissolving
1 mole of an electrolyte in the solution. अगर आप सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दो तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने के बाद जितनी कंडक्टेंस होगी, जितना आपका सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक आपके पास रिलेशनशिप यूज होता है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द लैम्डा एंड कप्पा। मैंने तो लैम्डा एंड कप्पा लिख दिया, पर पेपर में यहाँ पे आएगा मोलर कंडक्टेंस and the specific conductance. Molar conductance and the specific conductance. Molar conductance and specific conductance के बीच में रिलेशनशिप क्या है? Let's check it out. लैम्डा होता है कप्पा बाय सी। अब ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सी, फिर अगर मैं कंडक्टेंस को लिख देती, यहाँ पे यूज होता है कंसंट्रेशन। ये आ गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन। ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे मैम जो हमने लैम्डा का साइन बनाया ना, ये इसमें नीचे इसके पैर में एम नहीं लिखेंगे? एम लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो मैं आगे लिखती ना अगर मोलैरिटी करती। अगर Yes, यहाँ ma'am. पे मोलैरिटी होगा तो लिखना है, नहीं तो नहीं। चलो मैंने शुरू से ही लिख दिया, इट्स ओके। आप एक ही याद करो। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे मोलैरिटी करते थे ना, तब अगले स्टेप में लिखते हैं। चलो एनी हाउ लिख दिया फिर तो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि करना है कि नहीं करना, कहाँ करना है, नहीं करना। तो बेटर है सब में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, जो आपका कप्पा होता है ना बच्चा, कप्पा तो तुम जानते हो। अब कंसंट्रेशन यहाँ पे होती है मोलैरिटी। तो जब यहाँ पे मोलैरिटी होती है ना, तो यहाँ पे तुम एम लिख दोगे। ठीक है, हमने शुरू से ही लिख दिया, इट्स ओके। अब मोलैरिटी का ये जो सी था किस फॉर्म में है? मोलैरिटी की फॉर्म में है। अब मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मैम मोल पर मोल पर लीटर। लीटर। और कप्पा का यूनिट क्या होता है? ओम पर पर ओम पर हाँ। सेंटीमीटर। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मो अब आप देखो कि लीटर और सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे कोई ट्यूनिंग नहीं बन रही है। अगर तो आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ना एक लिस्ट में दे देती हूँ, कन्वर्जन फैक्टर फॉर द वॉल्यूम। कन्वर्जन फैक्टर फॉर द वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है? कन्वर्जन फैक्टर फॉर द वॉल्यूम इज 1 लीटर में कितने ml होते हैं बताओ मुझे? मैम 1000। 1000 ml में ml और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इन दोनों लाइनों से, इन दोनों इक्वल से तुम्हें ये नहीं पता लग गया कि 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं? 1 सेंटीमीटर ma'am. क्यूब ये है, जैसे ये बॉटल का लिड है ना, लिड में जितना पानी आता है बस इतना। ऐसे 1000 लिड भर दोगे तो पूरी 1 लीटर की बॉटल भर जाएगी। ठीक है, यस तो मैम। अब ये फ्यूचर में आगे अगर कोई कन्वर्जन आता है तो क्या करोगे? 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है ये। और इसी चीज को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। मतलब 1 और 3 से ये वाले से रिलेशनशिप। 1000 लीटर जब आप ले लोगे ना तो 1 मीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो मीटर क्यूब की सेंस लीटर को लोगे तो ये इधर आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी 1000 बॉटल्स भरोगे और डालोगे तो एक टंकी पूरी पानी की भर जाती है, जो 1000 लीटर की जिसको बोलते हो ना। तो 1000 लीटर बोल लो उसे, चाहे 1 मीटर क्यूब बोल लो। ठीक है, और बाकी 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को? यस अरे ये मैम। सबसे छोटा है, इसको ढक्कन ले लो, उसके बाद एक बॉटल ले लो, उसके बाद एक टंकी ले लो, बस रिलेशनशिप यस मैम। 1000 1000 ही करना। अब यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो गेम नहीं ना बना। इस गेम को सेट करने के लिए पता हम क्या करते हैं? कप्पा जिसका यूनिट था पर ओम पर सेंटीमीटर, जब लीटर इसका ऊपर लेके जाते हैं ना और कंसंट्रेशन का मोल नीचे रखते हैं, तो लीटर को करते हैं कन्वर्ट। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ मुझे?
अभी तो बताया लीटर को सेंटीमीटर It में। is equal to हाँ, 1000 तो centimeter cube. 1000 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कप्पा के साथ आ जाएगा 1000। अब बहुत से बच्चे ना ये रिलेशनशिप में ही 1000 लिख देते हैं, रिलेशनशिप में कप्पा बाय सी ही है। हाँ, अगर वो मोलैरिटी में दिया है तब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये मोल पर लीटर है। अगर वो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ही देता है फिर हम पागल थोड़ा ना करेंगे, फिर नहीं करना। समझ Yes, गए ma'am. मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. मैम यहाँ पे दोनों अपने यूनिट मोल, सेम होंगे ना? हाँ दोनों यूनिट कोने सेम हो कोने। जाएंगे ना फिर। अब इसके यूनिट ना मैं स्पेस कम है जरा, चलो कोई बात नहीं। पर ओम पर सेंटीमीटर, अब मीटर सेंटीमीटर के क्या यूनिट आगे, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब। ठीक है, इसको अगली स्लाइड पे कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अविनाश मैं कुछ वही बात बता रही हूँ, अभी कई जरा रिपीट, एक ही बात को 50-50 बार तो बोल रही हूँ। सुन तो सही है, तूने एक वर्ड याद कर लिया अविनाश, रिपीट बस, सुनता है नहीं पूरी बात। कप्पा बाय कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या था बेटे, मोल, यहाँ पे क्या था 1000। अब हमने क्या लिखा, 1000. पर एम, पर ओम, पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ ऊपर से कट फट के क्या आएगा, यहाँ से नहीं आ जाएगा, M per ohm पर centimeter ओम square. सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे वाला मोल ऊपर चला जाएगा पर मोल। Yes, ma'am. तो ये अल्टीमेटली आते हैं यूनिट ऑफ लैम्डा एम। ठीक है, अब इसकी सारी जो राम कथा है वो मैंने सुना दी है कि कैसे आते हैं। बताओ किसी बच्चे को नहीं समझ में आया फिर देख लो। वैसे Ma'am, आ रिलेशनशिप गए. यही होता है, ठीक है बेटे। लैम्डा एम होता है कप्पा बाय सी के बराबर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को कंडक्टेंस से कंफ्यूज मत करना। कंसंट्रेशन अगर मोलैरिटी है तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, और लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे लीटर है। तब लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब लीटर का फॉर्मूला आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। बस उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया दिस। अच्छा हाँ हो सकता है कि तुम्हें पेपर में ये फॉर्म दी हो, पर वो तुम आराम से पहचान जाओगे क्योंकि तुम्हें पता है कि पर ओम को मो भी कहते हैं। हो सकता है पेपर में तुम्हें ये फॉर्म दी हो, तो क्या चिंता है, कोई चिंता नहीं है, इसको भी पहचान जाओगे। ठीक है बेटे। Yes, ma'am. उसके बाद है लास्ट डेफिनेशन, मैम 1 मिनट रुको स्लाइड पे प्लीज. ये वाली के इससे पीछे। यस मैम, ये वाली. ये एनसीईआरटी में नहीं है जो मैं 6th अब लिख रही हूँ, पर अगर कॉम्पिटिटिव पढ़ना है तो आना चाहिए। यस मैम। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सेम है इसलिए पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। लैम्डा के पैर में EQ लगा दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया हुआ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आ जाता है इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है पेपर में मोलैरिटी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तब तो आ गया मोलर कंडक्टेंस। पर अगर नॉर्मेलिटी दिया हुआ है ना तो ग्राम इक्विवेलेंट की बात होगी, तो इससे करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ, it is the conducting power of all the ions produced by dissolving वहां पे 1 मोल लिखा था ना, आप लिखोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्मेलिटी में ये यूज होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट घोल दो तो जो कंडक्टेंस आएगी वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलो मैम 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड। मैम हो गया। ओके बेटा, ये फिर से रिलेशनशिप आ गया, फिर सेम वैसा ही है, रिलेशनशिप बिटवीन द लैम्डा EQ एंड कप्पा। ये वही आ जाएगा कप्पा बाय सी, पर ये सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, बार बार मैं लिख रही हूँ। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा
जो पर ओम और पर सेंटीमीटर है, और कंसंट्रेशन में आ जाएगा नॉर्मेलिटी इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी का यूनिट बताओ। ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, Yes, ma'am. पर ओम पर सेंटीमीटर। तो कप्पा बाय सी, यहाँ पे रह जाएगा तुम्हारा ग्राम ग्राम equivalent, ग्राम और वहां पे क्या आ जाएगा ऊपर? मैम ओम मैं इनवर्स पहले लीटर लिख देती हूँ, सेंटीमीटर है ना, इनवर्स। तो आपको ध्यान आ Yes, जाएगा ma'am. कि कैसे करना। पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स इनटू लीटर, फिर तुम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1000 लीटर। से, और सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। फिर कप्पा इंटू 1000 यस बाय कंसंट्रेशन, जिसका यूनिट था ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पे तुम्हारा यूनिट क्या बन जाएगा फिर? पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसकी मीटर कैलकुलेशन क्यूब वैसे ही मैम। मारोगे जैसे पहले मारी है। तो ये बन जाएगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी पर ओम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर ग्राम यस मैम। इक्विवेलेंट। बस बेटा सारा कुछ सेम है, जहां तुमने बच्चे पर मोल लिखा था ना, अब आ जाएगा पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको और में क्या लिख सकते हैं? यस मैम। मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, या इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला। अच्छा, एक फॉर्मूला और करा देती हूँ, वो आ जाता है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। 7 एक होता है आपका लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट का मतलब होता है लिमिटिंग मैम एक मोलर मिनट पीछे कंडक्टेंस। वाली स्लाइड शो करना। मैम हो गया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जो लैम्डा एम है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो एक तो ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट dilution। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट dilution, मतलब मैक्सिमम कंडक्टेंस। इन शॉर्ट आप इसको क्या बोल सकते हो? मैक्सिमम कंडक्टेंस। मतलब जब आपका इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाए ना, तो जो कंडक्टेंस आती है दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम कंडक्टेंस। या इसको कई बुक्स में ना लैम्डा एम इंफिनिटी भी लिखा होता है। तो बोथ द वेज ऑफ राइटिंग इट आर करेक्ट। ओके, यहाँ तक यस बताओ मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है कि लैम्डा एम नॉट क्या होता है? नो मैम। ठीक है। अब हमारे पास एक अल्फा होता है, अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू द लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, लैम्डा एम सी लिख लो, सी ना भी लिखो तो भी चलेगा। ये वो है जो हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेट किए हैं पीछे। दिस इज अ मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस। बेटा आपको नजर नहीं आ रहा है क्लास? हेलो, क्या मैम? मैम आ रही है। फिर ये अविनाश क्यों लिख रहा है? सब कुछ ब्लैंक हो गया है। अविनाश बेटा वो तुम्हारे वहां हुआ है, क्यों डराई जा रहे हो सभी को? मोलर कंडक्ट, मैम हमारा सही है। उसके नेटवर्क में होगा ना, हमारा तो बिल्कुल सही चल रहा है। मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो ये ना बहुत बार फॉर्मूले में आता है, लिमिटिंग कंडक्टेंस। मैं सिंपल में आपको ये बता देती हूँ। ऊपर वाला जो है ना, इसमें लैम्डा एम, लैम्डा एम की कैलकुलेशन वैसे ही होगी, कप्पा इंटू 1000 बाय सी। ठीक है, ये लैम्डा एम की कंसंट्रेशन कैलकुलेशन ऐसे होगी। और लैम्डा एम नॉट की जो कैलकुलेशन है वो कोलराश लॉ से होगी।
ये अगली क्लास में आएगा, ठीक है ना। ये फ्रॉम द कॉलब्रुश लॉ है, मतलब ये वाला अगर तुम्हें दिया रहता है क्वेश्चन में, ये तुमने कैलकुलेट कर लिया तो डिवाइड करके अल्फा आ गया। बहुत बार क्वेश्चन में ना परसेंटेज अल्फा टूटता है, मतलब कितना टूटा वो, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। एक लास्ट फॉर्मूला और देख लो, क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा ना 11 से लेना देना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड, इसके साथ फिर कंडक्टेंस फुल कंप्लीट हो जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड, एक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रहता है? कर दो शिफ्ट स्लाइड बेटा। यस मैम। मैम 1 मिनट रुको। यस मैम। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे घुल जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरे नहीं घुलते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो है कोई भी वीक एसिड मान लो, वीक एसिड ऐसे टूटता है H प्लस प्लस A नेगेटिव, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो स्टार्टिंग में ये 1 होता है और ये दोनों बने ही नहीं होते, 0 0 है। या मैं C ले लेती हूँ, C इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है ना, तो C का कुछ पार्ट, मतलब जैसे ये 5% है, 5% किसका निकालेंगे? C का। C में से कम हो जाता है और ये दोनों बन जाते हैं। तो यहाँ पे K लिखते हैं, Ka एसिड के लिए, जो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो व्हाट वी आर हैविंग इन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, C अल्फा इंटू C अल्फा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C एंड C कैंसल, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये एक फार्मूला है। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ फार्मूला यूज होना है बस कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड निकालो क्या होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड है। और इसमें ये वाली जो वैल्यू है ना अल्फा की, वो पीछे से कैलकुलेट करेंगे। ये देखो अभी कैलकुलेट किया ना ये अल्फा, और C की वैल्यू पेपर में गिवन होगी, तो ये है एक फॉर्मूला। तो ये जो आपके पास टोटल 8 फॉर्मूलाज है ना, इससे कंडक्टेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अगली क्लास में जब आप लोग आओगे ना, तो सभी को ये सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए कि कैसे ये सारे फॉर्मूलाज बने हैं। आ जाएंगे ना? वैसे तुम्हें समझ भी आ गए हैं, यस मैम। ठीक है। मैम लास्ट स्लाइड शो करना। बिल्कुल जी, कर देते हैं। मैम पिछली स्लाइड, एक वो स्लाइड करो। बस तान्या मैम। बेटा सभी पढ़ के आओगे ना नेक्स्ट क्लास में सारी लिस्ट फॉर्मूलाज की? यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड, ओके बेटा, टेक केयर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू टुडे। मैम चलो कोई बात भाई, नहीं। मैम मंडे को होगी अब भाई आपकी? जो आपका स्केड्यूल है वो सेम रहता है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं पूछना है किसी ने किसी को, जो आपको स्केड्यूल मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। चलो सी यू ऑन इन फॉर द नेक्स्ट क्लास। तब तक मैं जब मिलूं आपसे, ये सारे फॉर्मूले सब बच्चों को आने चाहिए, इतनी तेजी से आने चाहिए। जैसे मैं आपका नाम पूछती हूँ, आप झट से बोलते हो ना डिम्पल, तो मैं पूछूं कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस बता, तो तुम्हें डिम्पल से पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। यस मैम। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू evening, ऑल। ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे।